सावरकर ने देश के लिए ऐसा क्या किया कि उनको देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि सावरकर ने देश के लिए क्या किया, देश ने सावरकर के लिए क्या किया, ये सवाल पूछा जा सकता है। सावरकर सशस्त्र क्रांति के तत्वदर्शी ऋषि थे। जब एम.एन. रॉय, जिन्होंने कम्युनिज्म भारत में पहली बार लाया, उन्होंने सावरकर के सभा में कहा था, सावरकर का सत्कार के सभा में कहा था कि सावरकर एक घने वृक्ष है और उस घने वृक्ष की टहनी यानी मैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि सावरकर सूर्य है, हम तो उनके उपग्रह है, उनके सैटेलाइट है। सिर्फ सावरकर नहीं, अंबेडकर भी ये तथ्य स्वीकारते हैं कि भारत में दो राष्ट्र रहते हैं और उसका कारण है जो इस्लामी मानसिकता है वो दो राष्ट्रों में बंटती है, दो राष्ट्रों में देश को बंटवाती है। सावरकर को कैसा बाजू में रखा जाए, क्योंकि सावरकर इस राष्ट्र की आत्मा थे। सावरकर देश के बिना किसी भी चीज पर विचार नहीं करते थे। कि अंबेडकर जी ने भी भूपटकर को बताया था कि सावरकर जी को इसमें फंसाना ये सिर्फ एक व्यक्ति का षड्यंत्र है और उस व्यक्ति से जो मंत्रिमंडल है उसमें से कोई भी सहमत नहीं है, लेकिन उसके दबाव में सब चल रहा है। यानी इतना सटीक कारण था सावरकर को फंसाने का। उन्होंने सिर्फ खुद को छोड़ने के लिए पत्र नहीं लिखे हैं, उन्होंने प्रातिनिधिक स्वरूप से पत्र लिखे हुए हैं। खुद अंग्रेजों का उस पर जो टिप्पणी की हुई है उन पत्रों पर, उस टिप्पणी पर ऐसा लिखा हुआ है कि सावरकर द्वारा सभी कैदियों के रिहाई के लिए भेजी गई याचिकाएं, कि सावरकर की मानसिकता ही देशभक्ति की है, उनकी मानसिकता ही सशस्त्र क्रांतिकारी की है। उन लोगों को लग रहा था कि सावरकर नाम का ज्वालामुखी अभी ठंडा हो गया है, लेकिन वो ज्वालामुखी फटने वाला है ये उनको उस समय आगाज नहीं था। सावरकर जी रत्नागिरी में भी सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में ही रहते थे। सावरकर खुद कहते हैं कि हिंदू महासभा के व्यासपीठ से हमने अभिनव भारत का आंदोलन फिर से चलाया। सच कहे तो गांधी जी ने भारतीय स्वातंत्र का विचार करने के 10-15 साल पहले सावरकर व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आजादी का सपना देखा था। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनायक दामोदर सावरकर, उनके प्रशंसक उन्हें वीर कहते हैं तो आलोचक उन्हें माफी वीर कहते हैं। जब जब उनका नाम आता है तब तब एक बहस छिड़ जाती है। एक बार फिर से यह नाम आया है। सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जब ये बोला कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए तो भारत में एक बार फिर से बहस छिड़ गई। कोई कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, विशेष तौर से विपक्ष के लोग, और जो उनके प्रशंसक हैं, जो उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वो यही कहते हैं कि ये भारत रत्न मिलना भारत रत्न के लिए भी सम्मान की बात होगी। लेकिन अपनी जगह है प्रशंसा, अपनी जगह है आलोचना। इतिहास क्या कहता है, तथ्य क्या कहते हैं, और इतिहास और उसमें लिखे हुए तथ्यों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद हम राय बना पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जो वीर सावरकर हैं उन्हें लेकर जिस तरह की आलोचना होती है उसमें कितना दम है, और जो उन्हें वीर मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, उनके क्या तर्क हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नीरज दवे जी, जिन्होंने वीर सावरकर पर गहन अध्ययन किया है। आज उन्हीं से समझते हैं कि एक बार फिर से ये जो देश में बहस शुरू हुई है उसमें वीर सावरकर का सच क्या है। नीरज जी, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नीरज जी, अभी मुंबई व्याख्यान माला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने ये जो बोला है कि बात जब स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की आई तो उन्होंने कहा कि भारत रत्न मिलना ये भारत रत्न का भी सम्मान होगा। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, एक वो बहस जो हर बार वीर सावरकर के नाम पर भारत में उठ जाती है, वो बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। विपक्षी, विशेष तौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और जो हमेशा से होता है वीर, और उधर से वो बोलते हैं माफी वीर। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, और भारत रत्न की मांग वीर सावरकर के लिए, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने काफी रिसर्च की है, काफी शोध किया है, तो सावरकर को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहली बात ये कि इस साल सावरकर का 60वां पुण्यतिथि वर्ष है, यानी सावरकर जी को गुजर के 60 साल हो गए हैं। अभी ये 26 फरवरी को 60 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे इसमें ये मांग जो रखी है
ये मांग नहीं है, मुझे लगता है पूजनीय सरसंघ चालक जी को सवाल पूछा गया था, उसमें उन्होंने ये जवाब दिया है कि मिलना चाहिए। ये कोई नई मांग नहीं है, ये बहुत पहले की मांग है, क्योंकि भारत को आजादी मिली 47 में और सावरकर जी का आत्मार्पण हुआ 66 में, यानी लगभग 20 साल सावरकर जी थे। उस समय से ये मांग उठ रही थी। उस समय भी संसद में ये चर्चा हुई थी कि उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस पर ये जो कांग्रेसी और विरोधी लोग हैं, इन्होंने पूछा था कि सावरकर ने देश के लिए ऐसा क्या किया कि उनको देना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि सावरकर ने देश के लिए क्या किया, देश ने सावरकर के लिए क्या किया, ये सवाल पूछा जा सकता है। मुझे लगता है उस समय का थोड़ा वामपंथी दल थोड़ा अच्छा था सावरकर के संदर्भ में। उन लोगों में से किसी एक ने कहा था कि सावरकर को भारत रत्न मत दीजिए, जो भारत के लिए सबसे अच्छा काम करेगा उसको भारत रत्न दीजिए, सावरकर रत्न दीजिए, क्योंकि वीर सावरकर ये भारत रत्न से भी बड़ी उपाधि है, ऐसा उनका मानना था। ये ये जो बात हम कर रहे हैं, इसका कारण है सावरकर जी का जो पूरा व्यक्तित्व है, वो पूरा व्यक्तित्व मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। और वो बहुआयाम होने के पश्चात भी वो पूरे का पूरा भारत के लिए समर्पित है। यानी कहा जाता है कि सावरकर ने माफी मांगी, जो अभी विरोधी दल कर रहे थे। ये क्यों मांगी? ये मांगने की नौबत दूसरे लोगों के ऊपर क्यों नहीं आई? उसका कारण यह था कि सावरकर जी को 50 साल के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ये 50 साल के आजीवन कारावास की सजा पूरे इतिहास में हम देखेंगे तो किसी भी क्रांतिकारी को नहीं मिली थी। उसका कारण था सावरकर सशस्त्र क्रांति के तत्वदर्शी ऋषि थे। उन्होंने भारत में सशस्त्र क्रांति किस प्रकार की जा सकती है, इसके लिए कुछ पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक यानी भारतीय सशस्त्र क्रांति के दर्शन का एक शास्त्र है। उसमें एक पुस्तक जो है वो है जोसेफ मैज़नी का चरित्र, और दूसरा है 1857 का स्वातंत्र्य समर। ये दोनों जो किताबें हैं, ये नींव का काम करती है भारतीय सशस्त्र क्रांति में। इसीलिए सशस्त्र क्रांति के जितने भी लोग हैं, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो प्रति यानी दाहिने साइड के हो, दक्षिणपंथी हो, वो दोनों के दोनों सावरकर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब एम.एन. रॉय, जिन्होंने कम्युनिज्म भारत में पहली बार लाया था, उन्होंने सावरकर के सभा में कहा था, सावरकर का सत्कार के सभा में कहा था कि सावरकर एक घने वृक्ष है और उस घने वृक्ष की टहनी यानी मैं। यही बात वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो सरोजिनी देवी नायडू के भाई थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि सावरकर सूर्य है, हम तो उनके उपग्रह है, उनके सैटेलाइट है। यह रहा सशस्त्र क्रांतिकारी का। उसके बाद जो हिंदुत्व की लहर आई, वो हिंदुत्व का निर्माण भी सावरकर ने किया है। हिंदुत्व किस प्रकार से भारत के राष्ट्रीय प्राण तत्व पर जब आघात हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, यह देखने के लिए सावरकर जी ने हिंदुत्व का निर्माण किया। हिंदुत्व का निर्माण करते वक्त उन्होंने इतने होशियारी से निर्माण किया कि डॉक्टर अंबेडकर भी बोलते हैं कि यह बहुत ही तर्कशुद्ध व्याख्या है। इतना ही नहीं, श्रद्धानंद जी बोलते हैं कि सावरकर की ये परिभाषा अगर हम सुने कि आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। ये पूरी परिभाषा ही एक मंत्र, वेद दृष्टा वैदिक ऋषि के मंत्र है, ऐसा श्रद्धानंद जी कहते हैं। और ये जो आंदोलन सावरकर जी ने तैयार किया था, ये आज भी अपने को देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सावरकर जी ने काव्य में लगभग 4 खंड काव्य लिखे हुए हैं। उनका जो कविता का संग्रह है, उनका जो काव्य है, वो लगभग 7 से 10 हजार
पंक्तियों का काव्य संभार है, और वो भी बहुत ही ऊंचाई का, गहराई का, जिसके बारे में बाल शास्त्री हरदास जी कहते हैं कि सावरकर ने ये जो लिखा हुआ है, ये जो काव्य लिखा हुआ है, इस काव्य की जाति ये कालिदास की नहीं है, ये काव्य की जाति किसी बाण की नहीं है, ये काव्य की जाति महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि की है। यानी उसमें इतनी गहराई है। ये काव्य लिखा, इसके साथ भाषा सुधार भी किया। जैसे हम ये दूरदर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, ये सावरकर का दिया हुआ है। संसद शब्द प्रयोग है, ये सावरकर का दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे शब्द अपने को मिलेंगे। महापौर है, मेयर के लिए जो उन्होंने यूज किया था, दिग्दर्शक है। इतने बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो सावरकर ने तैयार किए थे। यानी देखा जाए तो एक व्यक्ति में इतने अनेक सारे रूप होने के कारण सावरकर भारत रत्न के पूरी तरह से योग्य व्यक्ति है, ऐसा कहा जा सकता है। जी, नीरज जी, एक बात जो सावरकर जी के लिए, जैसे कि माफी वीर की जो आपने बात बताई कि वो किस परिस्थितियों में वो पत्र लिखा गया है, उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि आज फिर से ये बहस उठी हुई है, तो मैं एक और आरोप जो विपक्ष लगाता है, हाल ही में कांग्रेस के सांसद को मैं कोट करती हूँ, उन्होंने ये कहा है कि सावरकर को भारत रत्न देने का कोई ठोस आधार नहीं है। उन पर भारत विभाजन का विचार फैलाने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि दो जो है टू नेशन थ्योरी, ये सावरकर की दी हुई थी और इसलिए विभाजन हुआ। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से भी लगाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बिल्कुल नासमझ की बात है। ये जो आरोप लगाया जाता है, इसका कारण ये है कि हिंदू राष्ट्र दर्शन जो उनकी किताब है सावरकर जी की, वो एक भाषणों का संग्रह है। उन्होंने कर्णावती के जो हिंदू सभा का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भारत में दो राष्ट्र विद्यमान है। वो सिर्फ वस्तुस्थिति कथन कर रहे थे। सच की बात, वस्तुस्थिति की बात तो ये है कि भारत में दो नेशन की जो थ्योरी है, वो सबसे पहले सर सैयद अहमद ने रखी थी। वो रखी थी 1884 में। जी। उस समय सावरकर की आयु थी 2 साल की। यानी सावरकर जब 2 साल के थे तब ये बात उठी थी, और बाद में ये मांग उठती गई। ये मांग कैसे उठी है, इसका कारण ये है, ये सिर्फ सावरकर नहीं, अंबेडकर भी ये तथ्य स्वीकारते हैं कि भारत में 2 राष्ट्र रहते हैं। और उसका कारण है जो इस्लामी मानसिकता है, वो 2 राष्ट्रों में बंटती है, 2 राष्ट्रों में देश को बंटवाती है। सावरकर के सामने सवाल था कि मुसलमान राष्ट्र तो है, उसके आगे कैसा करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र को उसी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया। उन्होंने कहा कि जो भारत में जन्मे हुए हैं, जिनके पूर्वज भारत में रहते हैं, वे लोग, और जिनके धर्म के संस्थापक भारत में रहते हैं, वो लोग, उन लोगों को मिला के भी एक राष्ट्र तैयार होता है, और वो काफी बड़ा राष्ट्र है, उसे वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। ये थ्योरी उन्होंने नहीं रखी थी। उन्होंने सिर्फ वास्तविकता का स्वीकार किया था, और वास्तविकता का स्वीकार करना ये कोई थ्योरी बनाना नहीं होता है। जी, बिल्कुल। और एक बात अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि आपने शोध भी किया है कि सावरकर तो एक है, लेकिन उनके कई आयाम हमने यहाँ पर देखे हैं। एक लेखक भी हैं, एक कवि भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। उनके ये तमाम पहलू जो हैं, विशेष तौर से अगर हम बोलें कि गांधी हत्या के बाद से जिस तरह से फ्रेम किया गया था, बाद में वो वहाँ बरी भी हो गए, उनका उसमें नाम नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी जानबूझकर आपको लगता है कि इतिहास में एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ इतिहास में खिलवाड़ किया गया, विशेष तौर से विचारधारा को लेकर, और एक राजनीति हुई है इस भारत जैसे देश में जहां पर एक महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी विचारधारा के हिसाब से उसके साथ अन्याय किया गया है? बिल्कुल, ये एक षड्यंत्र था, वो बहुत पुराना षड्यंत्र था। उसमें बहुत शुरुआती दौर से ये सब चला गया, यानी काम करते आए हैं कि सावरकर को कैसा बाजू में रखा जाए, क्योंकि सावरकर इस राष्ट्र की आत्मा थे। सावरकर देश के बिना किसी भी चीज
पर विचार नहीं करते थे। जो गांधी हत्या का मसला है, उस गांधी हत्या के मसले में सावरकर को जो अपराधी करार करके उनको जो उस केस में फंसाया गया था, उस केस में भी बात ऐसी थी कि सिर्फ एक गवाह बता रहा था कि सावरकर से इसका संबंध है, और वो गवाह पूरी तरह से माफी का साक्षीदार था, यानी सरकार से मिला जुआ था। उस पर कहा गया है, उस जो साक्षीदार था बड़गे करके, उसने सरकार से बढ़िया, हाँ, वो 3 मांगे सरकारी रखी गवाह थी। बन गया था। जी। हाँ, उसने 3 मांगे रखी थी। उसमें सबसे पहली मांग थी कि इस केस से मुझे बरी कराया जाए। दूसरी मांग थी कि पूरे आजीवन मुझे खाने पीने की सुविधा मिले, यानी पेंशन मिले, और मेरे रहने का पूरा इंतजाम। सरकार ने ये तीनों भी काम किए थे उसके लिए, और उसी ने 1973-74 में मालगांवकर को बताया था। मालगांवकर जिन्होंने अ मैन हु किल्ड गांधी नाम की किताब लिखी है, उनको बताया था कि सावरकर का इसमें कोई ताल्लुकात नहीं था। मैंने किसी लोगों के कहने पर सावरकर जी का नाम इसमें फंसाया था। ये लोग कौन थे? आश्चर्य की बात ऐसी कि अंबेडकर जी ने भी भूपटकर को बताया था कि सावरकर जी को इसमें फंसाना ये सिर्फ एक व्यक्ति का षड्यंत्र है, और उस व्यक्ति से जो मंत्रिमंडल है उसमें से कोई भी सहमत नहीं है, लेकिन उसके दबाव में सब चल रहा है। यानी इतना सटीक कारण था सावरकर को फंसाने का। सिर्फ वहां पे फंसाया और छोड़ दिया ऐसी बात नहीं है। बाद में जब लियाकत अली भारत में आए थे, लियाकत अली ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, वो जब भारत में आया था उस समय सावरकर की उम्र 70 के ऊपर थी, 70 के ऊपर थी। और 70 के ऊपर होने के पश्चात भी सावरकर जी को कारावास में रखा गया। कारण यह था कि सावरकर महादार रहेंगे तो दंगे भड़केंगे, यानी किसी भी तरह से सावरकर को दबा के रखना, सावरकर उछलकर ऊपर नहीं आए जिससे इनकी राजनीति को खतरा हो, ये खतरा नहीं मोल ले सकते, ऐसी दृष्टि से देखा गया। ऐसा एक कहा बात यहाँ जाता है। पर जी, नीरज जी, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, अगर हम सावरकर जी के पूरे जीवन को देखें, तो एक आता है समय जो 1905 से 1911 के बीच में, जिसके बाद उनको काला पानी की सज़ा हुई थी। उसके बाद जब वो वहाँ से आ गए थे, वो रत्नागिरी में रहे और वहाँ पर उन्होंने क्या-क्या काम किए, वो भी इतिहास में उस तरह से उल्लेखित नहीं किए गए, या ये कहें कि इतिहास में जैसे बाकी लोगों का प्रचार किया गया, वैसे प्रचारित नहीं किए गए। उनके अगर इस पूरे हम चरित्र को देखें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और उसके बाद जब वो रत्नागिरी में रह रहे थे, जिसके लिए अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है कि वहां से आने के बाद उन्होंने देश के लिए क्या किया, जो सामाजिक सुधार के काम उन्होंने रत्नागिरी में रहकर किए थे, उनका कहीं उल्लेख नहीं किया जाता, उनकी कभी बात नहीं की जाती। यहाँ तक कि विपक्ष, विशेष तौर से कांग्रेस, जिन्होंने, अब हम अभी बात कर ही रहे थे गांधी हत्या के बारे में, उसमें उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश भी की थी। ये सारी बातें क्यों छुपा दी जाती है? आखिर ऐसा क्या डर था? नहीं, क्यों छुपाई दी जा सकती है, इसका सिर्फ 2-3 सवाल जवाब दे सकते हैं। एक तो सावरकर हिंदुत्ववादी है, एक विशिष्ट जाति से है, और उनका कांग्रेस को या विरोधी दलों को कुछ उपयोग होने वाला नहीं है, यही उसका मुख्य कारण है। लेकिन वहां पे उन्होंने जो काम किए थे वो इतने बड़े काम थे कि उसकी सराहना स्वयं वीरा शिंदे और डॉक्टर अंबेडकर, ये 2 लोगों ने की हुई है। वीरा शिंदे ने तो यहां तक कहा हुआ है कि सावरकर का रत्नागिरी का काम देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो रही सही आयु है वो पूरी की पूरी सावरकर को मिले, और सावरकर यही काम करे। सावरकर अगर यही काम उठाते हैं तो भारत से अछूतता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और जी, डॉक्टर थोड़ा-सा उनके अंबेडकर कामों ने का कहा उल्लेख था। कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी देख रहे हैं उन्हें पता चल सके कि रत्नागिरी में रहकर कैसे उन्होंने छुआ-छूत के खिलाफ किस तरह से काम किया था। हाँ, मुझे सवाल नहीं समझ में है।
मैं कह रही हूँ जो रत्नागिरी में उन्होंने काम किए थे, उसके बारे में लोगों को कम जानकारी मिलती है। रत्नागिरी में रहकर उन्होंने छुआछूत के खिलाफ कितने काम किए थे, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो सामाजिक समरसता है, उसका जो उदाहरण उन्होंने पेश किया था, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप उन कामों का उल्लेख भी यहाँ पे करते जाएँ उनके। जो छूत अछूत है, उनका ये भेद मिटाने के लिए उन्होंने सहभोजन का आयोजन किया था। लगभग 100-150 सहभोजन उन्होंने पूरे रत्नागिरी के वास्तव्य में किए थे। इसके अलावा अछूतता की मूर्ति बनाई थी, उसका पुतला बनाया था और उस पुतले को जला दिया था। इतना ही नहीं, वहां पर रहकर उन्होंने विज्ञाननिष्ठ निबंध और जात्युच्छेदक निबंध, ये दो ग्रंथ लिखे थे। ग्रंथ यानी लेखों के संग्रह थे। वो पूरे महाराष्ट्र में जाते थे, महाराष्ट्र के बाहर पंजाब तक वो जाते थे और उसके जरिए भी लोगों में जागृति का लाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, बहुत सारे मंदिरों के वहां पे जो मंदिर थे वो अछूत जिन्हें कह देते थे, उसे सावरकर पूर्वास्पृश्य शब्द प्रयोग करते हैं। उन पूर्वास्पृश्यों के लिए वो मंदिर भी उन्होंने खिलवाए थे, खुले कर दिए थे। जैसे नासिक के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो आंदोलन किया था कि कालाराम मंदिर अछूतों के लिए खुला होना चाहिए, उनमें मुक्त प्रवेश होना चाहिए, उसको सावरकर जी ने पूरा अपना सहयोग दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि अगर मैं आजाद होता तो मैं भी आपके साथ उस आंदोलन में तैयार होता, आने के लिए तैयार रहता। ये काम सावरकर जी ने वहां पे भी किया था रत्नागिरी में। रत्नागिरी में एक बहुत प्राचीन मंदिर था, विठल मंदिर। उस विठल मंदिर में लोग पूजा अछूतों को नीचे की सीढ़ी तक नहीं आने देते थे। सावरकर जी ने लोगों को तैयार किया कि वो सीढ़ी के पास आकर खड़ा रहे और सीढ़ी के पास आकर खड़ा रहकर वो विठल की स्तुति करेगा, विठल का गान करेगा, स्तोत्र बोलेगा, उसको बोलने दीजिए। ये कविता खुद सावरकर ने लिखी थी। वो शिव भंगी नाम का वो लड़का था, वो भंगी समाज से था। वो नीचे के जो स्टेप होती है वहां पे खड़ा हुआ था और वो जैसे जैसे एक एक ये बोलता गया कविता, लोगों ने उसको खुद बुलाया, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। और जब कविता खत्म हुई तो ये नाट्यमय प्रयोग घटना है कि वो लड़का मंदिर के अंदर के हिस्से में खड़ा था। यानी ये सावरकर के वहां के जो काम है सामाजिक सुधार का, उसका ये पूरा परिणाम था। इसीलिए सावरकर के इस काम को देखते हुए, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये काम किए, लेकिन अंबेडकर जी ने सावरकर को लिखे पत्र में लिखा हुआ है कि अगर समाज सुधारना करनी है तो जातिगत व्यवस्था में सुधार नहीं करनी है, जातियों का उच्छेद ही करना है, जाति विहीन समाज की निर्मित करनी चाहिए। ये रहस्य जिन लोगों को पता चला उनमें आप एक है, ऐसा कहते हुए मुझे आनंद होता है, ऐसा डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था। यानी डॉक्टर अंबेडकर हो या वीरा शिंदे हो या बहुत सारे लोग उस समय काम करने वाले हो अछूतता में, उन सभी ने सावरकर इस काम की बहुत ही सराहना की हुई है। बिल्कुल और इससे पहले अगर हम थोड़ा और पीछे चले, रत्नागिरी से पहले जो काला पानी की सजा जब उन्हें हुई थी, काला पानी में जिस तरह की प्रताड़ना वीर सावरकर जी को और उनके भाई को वहां पर मिलती थी, जब उसका उल्लेख अब हम पढ़ते हैं, कई जगह तथ्य हम देखते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो और राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाती थी, वो भी हमने देखा है। तो उसके बाद इस माफीनामे की जब बात आती है, क्या आप बताएंगे कि ब्रिटिश राज में इस तरह के माफीनामे किस-किस ने लिखे और सावरकर का नाम ही क्यों इस तरह से उछाला जाता है? उसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, ब्रिटिश राज में ये जो माफीनामों का सिलसिला है, ये बहुत सारे लोगों ने लिखे हुए हैं। ये सावरकर अकेले नहीं है। ये शचीन्द्रनाथ सान्याल ने लिखा हुआ है, बारिंदर घोष ने दिया हुआ है। इतना ही नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह तक सभी ने दिया हुआ है। और ये सब देने के पश्चात ही सावरकर का नाम क्यों आ रहा है? उसका कारण ये है कि सावरकर की जो विचारधारा है
जो विचारधारा अभी उठकर ऊपर आ रही है उसको विरोध करने के लिए ये सब चीजें निकाली जा रही है। वस्तु स्थिति में इस प्रकार के माफियानामे देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप जेल में होते हैं तब जेल के कुछ रूल होते हैं, कुछ कानून होते हैं। कुछ कानून के तहत आपको कुछ न कुछ सुविधाएं मिलती हैं। सावरकर जी वहां पे 3,580 दिन थे। 2-4 दिनों की सब बात नहीं थी, 3,580 दिन थे वहां पे। सावरकर जी और उनके जो क्रांतिकारी सहकारी थे उनको ब्रिटिश सरकार राजबंदी मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि आप लोग राजनयिक कैदी नहीं हो, आप लुटेरे गुंडे ऐसे लोग हो। तो सावरकर जी का कहना यही था कि आप हमको लुटेरे गुंडे कहते हो, फिर लुटेरे गुंडे लोगों को जो आपस में मिलने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, इतना ही नहीं 2-4 साल के बाद अंडमान में बाहर वस्ती बनाकर रहने का, फैमिली को बुला लेने का जो अधिकार है वो भी आप नहीं देते। और राजनयिक बंदी को जो मिलने वाले फायदे होते हैं, जैसे सुख सुविधाएं होती है, सश्रम कारावास नहीं होता है, कोल्हू चलाना नहीं होता है, या छिलका कूटना नहीं होता है, दंडा बेड़ी नहीं होती है, ये सब भी आप हमको दे रहे हैं और ये भी नहीं दे रहे। यानी दोनों वर्गों को मिलने वाली जो सुविधाएं है उससे हमको वंचित कर रहे हैं। तो ये वंचित कर रहे हैं, इसीलिए सावरकर जी ने जो पत्र लिखे थे उसमें से शुरुआती जो पत्र है वो उसी विषय को लेकर है। उसमें जो पहला पत्र है वो 2011 में 1911 में लिखा हुआ है। उस पत्र में सावरकर जी ने यही लिखा था। उन्होंने ऐसा कहा था कि दंड विधान ऐसा कहता है कि अगर आपको 2-3 सजाएं हुई है तो वो 2-3 सजाएं मर्ज करके बड़ी सजा में इकट्ठा की जाती है। जैसा किसी को 3 साल, 7 साल और 14 साल ऐसी सजा हुई तो 7, 3, 10 और 14, 24 ऐसी सजा नहीं भोगनी पड़ती, उसको 14 में ही 7 और उसी में 3 ऐसी इकट्ठा भोगनी पड़ती है। आपने मुझे 25 और 25 दो सजाएं अलग अलग दी है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जन्म हो गए, क्योंकि जन्म खेप में एक ही सजा होती है, आजीवन कारावास में एक ही आजीवन हो आ सकता है। ये 2 आजीवन आ रहे हैं, ये दोनों को एक करके उसको एक ही गना जाए ऐसी मेरी मांग है, तो उस पर मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। इस प्रकार से लिखे हुए पत्र है। और उसी पत्रों में उन्होंने सिर्फ खुद को छोड़ने के लिए पत्र नहीं लिखे हैं, उन्होंने प्रातिनिधिक स्वरूप से पत्र लिखे हुए हैं। खुद अंग्रेजों का उस पर जो टिप्पणी की हुई है उन पत्रों पर, उस टिप्पणी पर ऐसा लिखा हुआ है कि सावरकर द्वारा सभी कैदियों के रिहाई के लिए भेजी गई याचिकाएं, ऐसा ब्रिटिशों ने लिख कर रखा है। ये जो क्षमा पत्र सावरकर ने भेजे हैं, ये क्षमा पत्र ब्रिटिशों के आंखों में धूल झोंकने के लिए थे, लेकिन उनके आंखों में धूल गई ही नहीं, क्योंकि सावरकर को जो पहले गवर्नर मिले थे 1911 में वहां पर जाकर, तो उसके बाद जो दूसरी बार गवर्नर जाके मिले, वाइसराय जाकर मिले, तो उन दोनों ने यही लिखा हुआ है कि सावरकर 10-11 साल के बाद जैसे कि वैसे ही है। मैक्सर नाम का एक सचिव है ब्रिटिशों का, उसने तो ऐसा लिखा हुआ है कि सावरकर को हम यहां से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं अंडमान से, उसका कारण उन्होंने किया हुआ अपराध नहीं है, उनकी मानसिकता है। वो मानसिकता घोर देशभक्त की है, वो घोर क्रांतिकारी की मानसिकता है। ये मानसिकता की वजह से हम नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं तो ये सवाल शचीन्द्रनाथ सान्याल को भी आया था। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने पूछा था कि जिस प्रकार के आवेदन मैंने दिए हैं उसी प्रकार के सावरकर ने दिए, फिर हमको छोड़ दिया उनको नहीं छोड़ दिया, उसका कारण क्या? तब शायद निर्मल चंद्र जी ने उनको जवाब दिया था कि सावरकर जैसा लिख के देते हैं वैसा करेंगे, इस पर ब्रिटिश सरकार का भरोसा नहीं है। और मैक्सर जो बोल रहा है वो वही बात है कि सावरकर की मानसिकता ही देशभक्ति की है, उनकी मानसिकता ही सशस्त्र क्रांतिकारी की है।
बिल्कुल, और यही बात है और इस बात को इस तरह से उल्लेखित किया जाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो एक चीज़ और, जैसे अभी हमने गांधी हत्या पर भी बात करी, तो सबसे बड़ा तो इसका प्रमाण ये भी है कि अगर ऐसा लगता कि सावरकर इस हत्याकांड में अगर शामिल होते, तो जब अदालत में फैसला सुनाया गया था, लाल किला अदालत में, तो ये नेहरू सरकार के पास पूरा अधिकार था कि हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते थे इसके खिलाफ, जब उन्हें छोड़ बिल्कुल। दिया गया। लेकिन वो नहीं हम्म, किया गया। इसका मतलब ये है कि कहीं बिल्कुल। न कहीं नेहरू सरकार भी ये जानती थी कि इसमें वीर सावरकर का नाम नहीं है या उनका हाथ नहीं है, और जिस तरह से फ्रेम किया गया था, इसे षड्यंत्र ही कहेंगे, एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया था। उसके बावजूद ये नैरेटिव लगातार कई सालों तक चलता रहा और इस तरह से उनके नाम को, उनके काम को इतिहास में ऐसे उल्लेखित किया गया या उनके काम को कम दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है नीरज जी, जब इंदिरा गांधी जो है उनको सम्मानित करती हैं, यही कांग्रेस के लोग जो आज माफी वीर की बात करते हैं और उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं या उन्हें डिसोन करने की कोशिश करते हैं, वो इंदिरा गांधी को क्यों भूल जाते हैं? नहीं, बात कैसी है कि जब इंदिरा जी ने डाक टिकट निकाला था, तो उस समय सावरकर का डर नहीं था, उनके मन में खौफ नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो ज्वालामुखी है वो अभी शांत हो गया है। इतना ही नहीं, 1983 में जब सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का समापन यानी उद्घाटन हुआ था, उस समय शरद पवार जी ने भी बहुत तारीफ की हुई थी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि सावरकर नाम का ज्वालामुखी अभी ठंडा हो गया है, लेकिन वो ज्वालामुखी फटने वाला है, ये उनको उस समय आगाज नहीं था। जब आगाज आ गया तो जरा सावध हो गए, क्योंकि यही इंदिरा जी या यही लोग, इन्होंने 1966 में सावरकर को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करने से भी नकारा था। उन्होंने कारण दिया था कि सावरकर इस सदन के सदस्य नहीं है। उस पर गुहार जी ने पूछा था कि गांधी जी इस सदन के सदस्य थे, या जो कोई बड़ा नेता मर जाता है उसके लिए आप सदन में जो श्रद्धांजलि अर्पित करते वो करते हैं? नहीं, क्योंकि सावरकर से डर था, ये खौफ बीच में थोड़ा कम हो गया था, उनको लग रहा था कि अब ये सुप्त हो जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये ज्वालामुखी बहुत बड़ा है और ये इतने जल्दी सुप्त होने वाला है नहीं। हाँ? एक बात बीच में बोलूं। जी, जी। हाँ, हमारी जो बात चल रही थी रत्नागिरी के, उसमें एक बात सबसे जी, बड़ी छूट गई है। जनरली ये जी। कहा जाता है कि अंडमान के बाद सावरकर जी ने सशस्त्र क्रांतिकारी बंद कर दिया था, लेकिन ये हाँ, आधी ये अधूरी कहा बात जाता है। है कि वो चले गए थे। रत्नागिरी जाने के बाद वो सशस्त्र क्रांतिकारी वाला उनका रूप पूरी तरह से बदल गया था। एक सामाजिक समाज सुधारक के तौर पे उनको ज़्यादा पहचाना गया तब। बराबर। लेकिन ये बहुत झूठ बात है। सावरकर जी रत्नागिरी में भी सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में ही रहते थे। उनका वहां का रहना, उनका वहां का व्यवहार एक मजे हुए सशस्त्र क्रांतिकारी जैसा था। उनको वहां पे उनके साथ रहने वाले जो एक रॉइस्ट है, बापट करके, वो रॉइस ने हुँ। ऐसा लिखा हुआ है अपनी आत्मकथा में कि सावरकर जी जब सशस्त्र क्रांति की बात करते थे तो हमें डर लगता था कि कोई सुन ना ले। अगर वो सुन के सावरकर जी को फिर से अंदर भेज दे तो हम उनको बताते थे, याद दिलाते थे। एक नाटककार थे चित्तरंजन कोल्लटकर, उन्होंने सावरकर जी से एक बात उनके बारे में लिखी है कि मैं सावरकर जी से मिलने गया था, वो अभिनव भारत के सदस्य थे और अभी नाटक कंपनी चला रहे थे, वो सावरकर जी से मिलने गए और उनके मन में एक डर था कि सावरकर कुछ बोल ना दे कि आपने प्रतिज्ञा ली थी अभिनव भारत की और कुछ किया नहीं। तो सावरकर जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब बात चली तो सावरकर जी ने सीधे उनसे पूछ लिया कि अगर फिर से वैसी बात आए कि हथियार उठाना पड़े तो आप उठाएंगे? चित्तरंजन कोलटकर लिखते हैं इसका जवाब नहीं दे पाया। मैंने बोला मैं सोचकर जवाब देता हूं। सावरकर सिर्फ हंसे। लेकिन वहां पे दो घटनाएं और हुई। एक वामनराव चौहान करके ग्रस्त थे, ये सावरकर के बहुत करीबी रहे थे। इन्होंने स्विट्जरलैंड पर गोली चलाई थी, स्विट्जरलैंड बच गया और वामनराव को पकड़ा गया।
वामनराव को जब पकड़ा गया तो सावरकर को भी कारावास में भेजा गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने से कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया। सावरकर को मिलने के लिए वहां पे वासुदेव बलवंत गोगटे आए थे। वो सावरकर से मिलने के जाने के बाद उन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी हुई है। वो आत्मकथा में सावरकर ने कैसा प्रेरित किया उनको वो लिखा हुआ है। उन्होंने 1931 में हॉटसन पर गोली चलाई थी, और हॉटसन पर गोली चलाने के बाद हॉटसन बच गया था क्योंकि उसने कवच पहना हुआ था, लोहे का कवच पहना हुआ था, वो बच गया था। कल्पना कीजिए अगर उसने कवच नहीं पहना हुआ होता तो गोगटे आज भगत सिंह की तरह हम पूछते। स्विट्जरलैंड अगर मारा जाता तो वामनराव चौहान को हम भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी मानते। ये दोनों क्रांतिकारी सावरकर ने ही तैयार किए हुए थे। इतना ही नहीं, जब मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद सावरकर को मिला तो उस अध्यक्ष पद से बात करते हुए सावरकर जी ने ऐसा कहा था कि अब लेखनियां रख दो, पेन रख दो, शस्त्र उठाओ। अब ये बात सामाजिक सुधार की है, ये बात हिंदुत्व की है, या ये बात क्रांतिकारी की है? सावरकर खुद कहते हैं कि हिंदू महासभा के व्यासपीठ से हमने अभिनव भारत का आंदोलन फिर से चलाया। और अभिनव भारत का आंदोलन क्या था? तो सैनिकीकरण था। जो सैन्यीकरण किया गया वो हिंदू महासभा के व्यासपीठ का उपयोग करके किया गया। और उसमें कौन कौन शामिल हुआ? उसमें रासबिहारी बोस ऑलरेडी सहमत शामिल हुए थे उसको, लेकिन एक नेता चाहिए था। ये नेता कौन मिलना चाहिए? सावरकर जी सोच रहे थे किसको ढूंढूं, और उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस उनको मिलने के लिए गए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस और सावरकर की विचारधारा में फर्क था, मुस्लिम समस्या की तरफ देखने के नजरिए में फर्क था, लेकिन सुभाष चंद्र का उपयोग सावरकर जी जानते थे। और सावरकर जी ने 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र जी को बताया कि आप ये कांग्रेस का और ये बाकी का जो काम चल रहा है वो छोड़ दीजिए, आप सीधा जापान चले जाइए और जो सेना वहां पे तैयार हुई है उसका नेतृत्व करके भारत पर आक्रमण कीजिए। सुभाष चंद्र जी विचार में पड़ गए। वो गए थे अलग काम के लिए, ये अलग ही काम इन्होंने थोप दिया, और वो काम लेकर सुभाष चंद्र जी निकल गए। और बाद में वहां से जो विस्तार हुआ, वो जो सब बदलाव हुआ, वो सब दुनिया जानती है। सुभाष चंद्र वहां जाने के पहले वहां पे कैप्टन मोहन ने सिंगापुर में भारतीय सेना का जब मुकाबला हुआ, जब आजाद हिंद सेना और भारतीय सेना ब्रिटिश सेना का, तो उन्होंने सामने जाकर उनसे आह्वान किया कि आप लोग हमको शामिल हो जाओ। और ऐसा कहा जाता है कि 40,000 की भारतीय सेना रासबिहारी बोस के उस सेना को जाकर मिल गई। ये जो 40,000 लोग गए थे उसके बारे में ओहोसावा ने लिखा है कि सावरकर्स मिलिटराइजेशन पॉलिसी इन वर्ल्ड वॉर सेकंड बिगैन्स टू शेप। ये सावरकर की पॉलिसी थी, ये आकार ले रही थी। यानी आजाद हिंद का सपना ये सुभाष के पहले, रासबिहारी के पहले सावरकर के मन में संजोया हुआ था। ये सब सशस्त्र क्रांतिकारी यही था, यही सावरकर ने किया। निश्चित तौर पे, और दूरदर्शिता उनकी हमेशा से रही है। अंत में मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया 26 फरवरी को 60 वर्ष हो गए हैं उनको गए हुए। आज भी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आज भी सावरकर नाम आते से ही वही ज्वालामुखी क्यों फूट जाता है जो आज से 60 साल पहले फूटता था या इंदिरा गांधी के समय फूटता था? ये ज्वालामुखी कभी शांत नहीं होगा, ये बात विपक्ष को कभी समझ में आएगी, क्योंकि सावरकर सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक कवि भी थे, और उनके हर रचना, हर कार्य में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी दूरदर्शिता की बातें हमने यहाँ पर कही। अब आपको लगता है कि इतने साल होने के बाद भी, उनके जाने के 60 वर्ष बाद भी, जब भी नाम आता है ज्वालामुखी फूट जाता है? नहीं, कैसा है कि सावरकर नाम का जो ज्वालामुखी है
वो अभी 150-200 साल तक तो भी रहने वाला है। जब तक राष्ट्र समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा, स्पेशली जो समस्या है सांप्रदायिकता की हमको दिखाई देती है, वो सांप्रदायिकता की समस्या है, तब तक सावरकर जीवित रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद जब विज्ञान निष्ठा की बात आएगी, तब भी सावरकर आपको यानी अपने में है ये प्रतीत होगा, जैसे गौ माता हो वगैरह 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 चीजों में। ये सब बहुत सारी बातें हैं। ये बातें एक एपिसोड में खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन अभी जो बिल्कुल। हम सवाल कर रहे हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं कि सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मेरी माने तो देना सावरकर जी का नहीं, भारत रत्न का सम्मान है। क्योंकि भारत रत्न के जो 53-54 लोग हैं, उनको हम अगर देखेंगे तो सावरकर का कार्य इन सभी से अनूठा हुआ था। सावरकर जी, जब कोई भी आस नहीं थी, जब कोई भी अंग्रेज भारत से जाने का सपना भी लोग नहीं देखते थे, अंग्रेजों को भगवान समझते थे, अंग्रेजी राज्य अपने ऊपर भगवान की कृपा है ऐसे समझते थे, ऐसे समय उन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का सपना देखा था। सच कहे तो गांधी जी ने भारतीय स्वातंत्र का विचार करने के 10-15 साल पहले सावरकर व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आजादी का सपना देखा था। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसा पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि भारत रत्न का ही गौरव है, उसी प्रकार मेरा एक दृष्टिकोण है। मेरा दृष्टिकोण ये है कि भारत रत्न सिर्फ एक छोटी सी उपाधि है जो सावरकर के महान जीवन को अंकित नहीं कर पाएगी। क्योंकि सावरकर का जो पूरा कार्य है, वो पूरा कार्य उससे कई गुना बड़ा है। जो अभी हमने चर्चा की, सैनिकीकरण, सशस्त्र क्रांति, ये तो सब सेना का काम है। तो कोई तुम्हें ऐसा अपने को पुरस्कार ढूंढना पड़ेगा कि भारत रत्न और परमवीर चक्र दोनों को इकट्ठा करके एक पुरस्कार तैयार किया जाए। नहीं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, अभी सावरकर की जयंती है, पुण्यतिथि है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि सावरकर के नाम से, जैसे राधा कृष्णन जी के नाम से शिक्षक दिन है, टीचर्स डे। हम्म। टीचर दिन है, गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसको हुतात्मा दिन कहा जाता है। तो सावरकर की जो पुण्यतिथि है उसको देशभक्ति दिन कहा जाना चाहिए। और देशभक्ति दिन के दिन उसके लिए स्लोगन देना चाहिए कि देशभक्ति दिन, एक दिन देश के लिए। उसमें जो भी सावरकर को जो लोग मानते हैं, उन लोगों ने उस दिन का अपनी जो कमाई है वो देश के नाम करनी चाहिए। देश के नाम यानी सेना के नाम। सेना को बलशाली बनाना। सावरकर को अगर पूछा जाए तो सावरकर जी कहते थे हमारी सेना दुनिया में सबसे बड़ी होनी चाहिए, सिर्फ बड़ी नहीं, सबसे अत्याधुनिक होनी चाहिए। उनके पास अणुबॉम्ब है तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब होना चाहिए। उनके पास जो नहीं है वो हमारे पास होना चाहिए। ये सब जो सुधार होते हैं उसके लिए ये जो राशि तैयार होगी उसका उपयोग करना चाहिए। कैसा है कि ये अगर हम करेंगे तो दो बातें सिद्ध होगी कि सावरकर का नाम आज भी देश के लिए काम का है, और सावरकर के नाम से जो भी लोग रहते हैं वो देश के लिए आज भी अपना एक दिन देश के लिए देते हैं। ये सावरकर को सही अर्थों में श्रद्धांजलि होगी। मुझे लगता है निश्चित तौर कि पे जो लोग, नीरज जी, एक चीज़ और आपसे मैं अंत में जानना चाहूँगी, ये बहुत ही उत्तम विचार है। हम तो अपेक्षा रखते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचे, लेकिन चलते-चलते मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगी कि इतिहास के हमने देखा तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, लेकिन आज के अगर युवाओं को अगर आप रिकमेंड करें, तो कौन-सी ऐसी 3 पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनसे वो सावरकर के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जान पाएँ और उनको लेकर एक ऐसी तथ्यात्मक तौर पर अपनी राय बना पाएँ? पहली पुस्तक रहेगी हिंदुत्व, दूसरी पुस्तक रहेगी हिंदू राष्ट्र दर्शन, और तीसरी मोपलॅनचे बंडल।
ये 3 किताबें कम निश्चित, से कम पढ़नी चाहिए। हाँ? हम यही उम्मीद अ, करते हैं कि जो नहीं बराबर जानते मैं वो थोड़ा कम से कम ये जी, 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 मैं थोड़ा कंक्लूड कर दूँ? जी, बताइए। हाँ, कंक्लूड करूँ क्या मैं? जी, जी, बताइए, बताइए। हाँ। मुझे लगता है कि सावरकर की जीवन से हमने कुछ सीखना चाहिए, तो उसके लिए 2 लाइन है, जो खुद सावरकर ने लिखी हुई है। वो मराठी में है और उनकी कविता की लाइन है। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, अंडमान के कारागृह में उन्होंने लिखा हुआ है की मी असता दिवस नसे व्यर्थ गमविला, दिवसास ताचे ही नसे दुःख त्यामुळे मला. इसका मीनिंग है, जो दिन मेरे पास में आया, उसका मैंने अच्छा ही उपयोग किया। इसलिए दिन अस्त को गया, इसका खेद मुझे कभी नहीं। जो भी सावरकर के विरोधी है, जो भी सावरकर को समझने में गलती कर रहे हैं, उन सभी को मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप पक्षपात रहित दृष्टि से सावरकर को देखें, तो सावरकर में आपको महर्षि वाल्मीकि और ज्ञानेश्वर की प्रतिभा का आभास होगा। महर्षि व्यास के सर्वगामित्व का दर्शन होगा। छत्रपति शिवाजी के शौर्य का, चाणक्य की नीति का, हर्ष के बुद्धि का, चारवाक के तर्क का, कालिदास के काव्य का, भीष्म के निग्रह का, पतंजलि और वशिष्ठ के स्थित प्रज्ञता का, मनु की नवनिर्माण के आवेश का, बुद्ध की उदारता का, शंकर का समन्वय का, नचिकेता के अदम्य साहस का, अष्टावक्र की निर्भीकता का, दधीची की आत्मत्याग का और गुरु गोविंद सिंह जी के सपरिवार बलिदान का, इतना ही नहीं कृष्ण के कर्षण का और राम की रम्य गाथा का अपूर्व दर्शन होगा। सिर्फ आपको पक्षपात छोड़कर सावरकर को देखना होगा। क्या बात है! बहुत ही बढ़िया और ये पूरी चर्चा बहुत ही सार्थक रही। आपने समय निकाला नीरज जी हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।